1944 में एक रात को अमेरिकन मिलिट्री पायलट इंग्लैंड के ऊपर से उड़ रहा था। वो कॉकपिट में मुड़कर अपने पीछे स्विच के पैनल को देखता है। वो उस स्विच को देखता है और रुक जाता है, क्योंकि उसको पता था जो ये स्विच को दबाने लगा है ये इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक काम है, लेकिन ये इसकी ड्यूटी थी, इसको ये करना था। तो ये लंबी सांस भरता है और स्विच दबा देता है। उसी वक्त अफरा तफरी फैल जाती है और दुनिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी, और जाहिर है नहीं सुनी होगी, तो इसके एंड पर आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अगस्त 1944 की शाम को तकरीबन 5:30 बजे एक यंग अमेरिकन मिलिट्री पायलट जिसका नाम जो था, वो इंग्लैंड की बेस में अपने क्वार्टर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सिगरेट जलाता है और अपने आप को ठंडा करता है। अब जैसे वो सिगरेट जलाता है तो वो दूसरी तरफ बहुत बड़ा हैंगर होता है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिधर उसका प्लेन इसका इंतजार कर रहा था, जो इस रात के लिए कई हफ्तों से तैयारियां कर रहा था। ये और इसका को पायलट एक 35 साल का लेफ्टिनेंट जिसका निक नेम बर्ड था, ये दोनों एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे थे जिसका नाम था ओपरा डेट। ये मिशन सिर्फ टॉप सीक्रेट नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बेसिकली जिसको भी इस बारे में पता था वो कहता था ये तो सुसाइड मिशन है, लेकिन जो इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था जैसे वो हैंगर की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि ये उस रीजन को सोच रहा था जिसकी वजह से ये मिशन कर रहा था और जिसकी वजह से इसने इवन मिलिट्री को ज्वाइन किया था, और वो रीजन था नाजी को हराना। और अब ये और इसका को पायलट जो ये मिशन करने जा रहा था ऑपरेशन अफ्रोडाइटी, इसका बहुत बड़ा रोल होना था नाजी को हराने में। अभी तक तकरीबन 5 साल होने वाले थे वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए हुए। इस पॉइंट तक नाजी हार ही रहे थे, लेकिन ये चीज उनको और खतरनाक कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक अटैक्स कर रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं था। और एक खतरनाक चीज जो नाजी उस टाइम कर रहे थे वो था वेंजेंस वेपन को गिराना। बेसिकली ये बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स थे जिनको ये यूके में अलग अलग जगहों पे गिराते जा रहे थे जिधर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती थी। और जंग के इस टाइम तक इन वेंजेंस वेपन ने तकरीबन 5000 सिविलियंस को मार दिया था। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पे जब जो अपने हैंगर की तरफ बढ़ रहा था, नाजी ने इन वेंजेंस वेपन को छुपाया हुआ था जिनका रुख डायरेक्टली लंदन की तरफ था जो उनका अगला टारगेट था। तो ये जो मिशन जिसपे जो और उसका को पायलट जा रहा था ऑपरेशन अफ्रोडाइटी, इनका मिशन था वहां पर जाके इन वेंजेंस वेपन को तबाह करना ताकि लंदन को बचाया जा सके। अब जो इस मिशन के लिए काफी ज्यादा नर्वस था लेकिन वो एक्साइटेड भी था। इवन उसने इस मिशन के लिए खुद वॉलंटियर किया था जब दूसरे पायलट्स जान छुड़वा रहे थे कि उनको ना जाना पड़े। इस मिशन के लिए जो ने जो हामी भरी थी उसकी रीजन इसकी फैमिली भी थी जिसमें यह पला बड़ा था। जो का ताल्लुक उस फैमिली से था जो बड़ी अकॉम्प्लिश्ड और सक्सेसफुल फैमिली थी। जो का बाप उसको और उसके छोटे भाई को पुश करता रहता था कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट हो, और इनका बाप इन दोनों भाइयों का भी आपस में मुकाबला लगाता रहता था। तो जहां जो और उसका छोटा भाई आपस में प्यार करते थे वहीं उन दोनों की आपस में बड़ी मुकाबलेबाजियां भी होती थी। काफी अरसे तक जो का बाप जो को बड़ी फेवर करता था क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका फेवरेट बेटा था। इवन उसका बाप कभी कभार ये भी बोलता था कि जो प्रेसिडेंट भी बनेगा क्योंकि वो इतना टैलेंटेड है। लेकिन जब पर्ल हार्बर पे अटैक होता है और यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मारता है तो जो और उसका छोटा भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं और जंग के थोड़े से टाइम में उसके छोटे भाई को अवार्ड मिल जाता है हीरोइज्म का। बेसिकली वो बहुत सारे लोगों के ग्रुप को बचा लेता है, उसको काफी अवार्ड्स मिलते हैं, खबरों में भी उसका नाम आ जाता है। तो जो फील करता है वो पीछे जा रहे अपने भाई से और वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है। तो जो अपने बाप के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहता था। तो जब ये ऑपरेशन अफ्रोडाइटी आता है तो जो फौरन इसके लिए वॉलंटियर कर देता है क्योंकि वो अपने आप को हीरो बनाना चाहता था। साथ ही वो अपने बाप को प्रूव करना चाहता था कि वो भी कुछ बड़ा कर रहा है और ये हिस्ट्री को चेंज करेगा, और ये हिस्ट्री को चेंज भी कर देता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह इसने सोचा था। तो जो सिगरेट पीता हुआ हैंगर की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। जो के कमांडर ने उसको एक स्पेशल कोड दिया था जो उसने रेडियो पे बोलना था अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, वो था स्पेड फ्लैश। ये उसे रेडियो पे बोलना था। चलते हुए जो ये सोचा था कि कितना मजा आएगा जब मैं रेडियो पे बोलूंगा स्पेड फ्लैश, और वो इस लम्हे से सिर्फ 30 मिनट दूर है क्योंकि ये एक शॉर्ट मिशन था। जो हैंगर के पास पहुंचता है और आसमान की तरफ देखता है कि मौसम ठीक है क्योंकि ये लोग ऑपरेशन अफ्रोडाइटी को कुछ दिन पहले लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन धुंध होती है जिसकी वजह से इनको ये मिशन कैंसिल करना पड़ता है। जो इधर उधर देखता है मौसम बिल्कुल ठीक होता है, उसको पता चल गया था अब वक्त आ गया है और वो हैंगर के अंदर एंटर हो जाता है। अब इस हैंगर के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी खुली जगह थी और इस हैंगर के दरमियान में एक B-24 लिबरेटर प्लेन खड़ा होता है। यही जो का प्लेन होता है जो उसने अभी उड़ाना था। तो जो इस प्लेन के पास जाता है चेकिंग करने। अब इस टाइप का प्लेन जो पिछले 3 सालों से उड़ा रहा था और उसने काफी सारे कॉम्बैट मिशन भी किए
किए थे इस तरह के प्लेन्स में, तो वो इस तरह के प्लेन्स को अच्छी तरह जानता था। लेकिन ये वाला B-24 बाकी के B-24 से बिल्कुल ही अलग था जो आज तक जो ने उड़ाए थे। इनफैक्ट ये इतना यूनिक प्लेन था कि आज तक अमेरिकन मिलिट्री में से किसी ने भी इस तरह का प्लेन नहीं उड़ाया था। ये 101 प्लेन था। अब जैसे जो इस प्लेन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था तो वो इस प्लेन में यूनिक मॉडिफिकेशंस को नोट करता जो मैकेनिक ने की थी। सबसे ज्यादा नोट करने वाली मॉडिफिकेशन थी कॉकपिट में। नॉर्मली कॉकपिट में हर तरफ विंडोज होती हैं जिसकी मदद से पायलट हर तरफ देख सकता है कि इधर उधर क्या हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर B-24 के इर्द गिर्द सारा गिलास को रिमूव किया हुआ था सिवाय इसके सामने वाले विंडशील्ड के। समझ लो जैसे ये कन्वर्टेबल एयरक्राफ्ट हो, ऊपर से पूरा हिस्सा गायब था और हवा आराम से अंदर आ सकती थी। इस चेंज की वजह यह थी ये जो टॉप सीक्रेट मिशन था ऑपरेशन आफरटाइटी, इस मिशन के दौरान जो और उसके को पायलट को प्लेन से जंप करना था और पैराशूट से जमीन पे आना था। तो प्लेन के ऊपर वाला हिस्सा अगर पूरा खुला हुआ हो तो उनके लिए बाहर निकलना बहुत आसान होगा। इसमें एक और बड़ी मॉडिफिकेशन ये थी, ये जो गन्स होती है ना एयरक्राफ्ट के साइडों पे, उनको ये लोग रिमूव कर देते हैं, उसको ये लोग रिप्लेस कर देते हैं ब्रूम स्टिक से और इसका रंग भी काला कर देते हैं जो कि डिस्टेंस से ऐसे दिखाई देता है जैसे असल गन्स लगी हुई हो। ये जो सारे विजिबल चेंजेस थे ये तो कुछ भी नहीं थे उन चेंजेस का कंपैरिजन में जो इस एयरक्राफ्ट के अंदर छुपे हुए थे, क्योंकि ऑपरेशन आफरटाइटी का सबसे सीक्रेट पार्ट ये प्लेन था। ये वैसे कोई प्लेन नहीं था बल्कि ये उड़ता हुआ एक बॉम्ब था। मिलिट्री के मैकेनिक्स इस प्लेन को बिल्कुल खाली कर देते हैं, सिर्फ बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीजें इसमें लगी रहती हैं, बाकी ये इस पूरे प्लेन को एक्सप्लोसिव से भर देते हैं, 10 टन एक्सप्लोसिव से। ये बहुत ही अनबिलीवेबल अमाउंट थी। कुछ मिनट बाद तकरीबन 5:55 पे जो और उसका को पायलट बर्ड जो इस टाइम अब हैंगर में आ गए थे वो इस एयरक्राफ्ट की एक्सटीरियर इंस्पेक्शन को पूरा कर लेते हैं। फिर ये लोग जंप करके इसके कॉकपिट में बैठ जाते हैं। जो पायलट की सीट पे बैठता है और बर्ड को पायलट की सीट पे। वैसे शाम तो ठंडी थी लेकिन इन दोनों को पसीना आ रहा था। जैसे इनको सिग्नल मिलता है मिशन स्टार्ट करने का, जो इंजन स्टार्ट करता है और इर्द गिर्द ग्राउंड क्रू को देखता है, वो इस टाइम सारे सीरियस नजर आ रहे थे। इन सब को पता था ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी हकीकत ये थी कि शायद ये लोग वापस ही ना आए और ये सब इन्हें अफसोस से देख रहे थे कि इन्हें ये सब करना तो पड़ेगा। जो इन सब को देख रहा होता है और उसे पता तो चल जाता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर इनकी तरफ हाथ हिलाता है। वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा होता है कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और इन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में जो भी डरा हुआ था। 5:59 PM पे इस प्लेन के चारों प्रोपेलर घूम रहे होते हैं, तो वो ब्रेक को छोड़ता है और रनवे की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जैसे वो जा रहे थे तो प्लेन में बम्पिंग हो रही थी। जो और बर्ड को पता होता है कि ये प्लेन कितना ज्यादा भारी हो गया इन एक्सप्लोसिव से। फिर ये पूरी रेस दबाते हैं और एक पॉइंट के बाद ये प्लेन रनवे से आसमान में ऊपर उड़ जाता है। इनके सामने 6 और प्लेन्स होते हैं जो जरा सी देर पहले ही हवा में उड़े थे। ये सारे प्लेन्स जो और बर्ड को एस्कॉर्ट करने वाले थे उनके टारगेट एरिया तक। जब जो और बर्ड क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं तो आगे जो भी होने वाला है ये दोनों उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 15 मिनट का कैजुअल फ्लाई टाइम था। उसके बाद इन्होंने मिशन का असल वर्क करना शुरू करना था। ये जो वेंजन वेपन्स थे जिसको ये तबाह करने जा रहे थे ऑपरेशन आफरटाइटी में, ये यहाँ से 120 मील दूर साउथ में थे, नॉर्थ फ्रांस के छोटे से टाउन के साइड में। अब इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना कोई सिंपल काम नहीं था कि ये दोनों उस लोकेशन पे जाएं और एक्सप्लोसिव को ड्रॉप कर दें और वहां से वापस घर चले जाएं, बल्कि नाजी ने इन वेंजेंस वेपन को पहाड़ियों के अंदर छुपाया हुआ था। तो नॉर्मल बॉम्ब्स का इंपैक्ट इन वेंजेंस वेपन तक पहुंच ही नहीं सकता था, तो उसके लिए इनको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना था। वो दूसरा तरीका ये था कि जो और बर्ड अपने इस प्लेन को सीधा पहाड़ी के अंदर घुसा देंगे और इसको करने का तरीका ये होगा कि ये लोग अपने टारगेट के जितना करीब जा सकते हैं जाएंगे। फिर ये जो 6 एस्कॉर्ट प्लेन्स हैं जो इनके साथ आ रहे हैं, उनमें से एक पायलट इस B-24 फ्लाइंग बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल एक्सेस ले लेगा और जब उनके पास इसका रिमोट कंट्रोल एक्सेस आ जाएगा प्लेन का, तो जो और बर्ड को यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग इस प्लेन से जंप कर पैराशूट के जरिए नीचे आ जाएंगे जमीन पे और पायलट जो इस B-24 फ्लाइंग बॉम्ब को उड़ा रहा होगा रिमोटली, वो इसको ऑटो पायलट पे लगाकर पहाड़ी में क्रैश करवा देगा। तकरीबन 6:15 पर जब इंग्लिश चैनल उनकी नजरों के सामने आती है, जो कंट्रोल पैनल पे एक स्विच को दबाता है। फिर जो और बर्ड एक दूसरे को देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिर एकदम से प्लेन थोड़ा हिलता है लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है। फिर इनके प्लेन के रेडियो पे कॉल आती है इन एस्कॉर्ट प्लेन में से किसी एक प्लेन से। वो जो और बर्ड को बताते हैं हमने सक्सेसफुली इस B-24 का रिमोट कंट्रोल एक्सेस ले लिया है। अब इस पॉइंट पर जो और बर्ड इस एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा रहे होते, ये लोग सिर्फ इस फ्लाइंग बॉम्ब के अंदर बैठे होते हैं। अब इस प्लेन से जंप करने से पहले जो और बर्ड के पास 2 काम बच गए थे करने के लिए। पहला, इनको इन एक्सप्लोसिव को तैयार करना था फटने के लिए। जब ये हो जाएगा तो इन्हें रेडियो पर बोलना है स्पीड
फ्लैश। वही कोड जो जो को दिया था, वो सबको सिग्नल देगा कि प्लेन तैयार है और जो और बड यहाँ से छलांग मारने वाले हैं। तो जो और बड एक दूसरे को देखते हैं कि अब हमें प्लेन का ये वाला पार्ट करना है। जो अपनी सीट के पीछे एक कंट्रोल पैनल को देखता है। इसी पैनल पे ही एक्सप्लोसिव को रेडी करने वाला स्विच था जो इसको फ्लिप कर देता है और अब इनके पास जरा सा टाइम होता है इस प्लेन से सेफली जंप करने का। बिल्कुल ऐसे था, स्विच फ्लिप किया, फौरन रेडियो पे बोला और प्लेन से बाहर निकल गए। लेकिन जो और बड को इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बार बार ट्रेन किया गया था, तो फौरन जो स्विच दबाता है, रेडियो पकड़ के बोलता है स्पेड फ्लैश। अब जो और बड को ये नहीं पता था कि ये जो मैकेनिक्स हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन की थी इस प्लेन में, तो इनमें से एक मैकेनिक ने एक्सीडेंटली वायर्स को क्रॉस कर दिया था जब वो लोग इसके अंदर एक्सप्लोसिव भर रहे थे। तो जैसे ही जो उस स्विच को फ्लिप करता है, उसके कुछ ही सेकंड में ये सारे एक्सप्लोसिव ही फट जाते हैं। इन्होंने फटना नहीं था लेकिन ये फट जाते हैं। जो और बड उसी वक्त मर जाते हैं जैसे ही वो रेडियो पे स्पेड फ्लैश बोलते हैं। बाद में पता ये चलता है ये जो खौफनाक फेलियर था ऑपरेशन आफ्रोडाइटी का, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता वर्ल्ड वॉर 2 पे। इनफैक्ट इस ऑपरेशन आफ्रोडाइटी को करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो बड और अमेरिकन मिलिट्री को उस टाइम पर ये चीज नहीं पता थी कि 5 हफ्ते पहले ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने इस एरिया में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स गिराए थे नॉर्दर्न फ्रांस की इन्हीं सारी पहाड़ियों पे, और ये लोग सारे के सारे वेंजेंस वेपन को तबाह कर देते हैं। तो जब जो और बड इस जानलेवा मिशन के लिए उड़े थे, लंदन को कोई थ्रेट नहीं थी। लेकिन ये इस स्टोरी का बड़ा रिवील नहीं है, बल्कि ये ऑपरेशन आफ्रोडाइटी ये हिस्ट्री को बहुत ही स्पेसिफिक वे में चेंज कर देता है। क्योंकि जो, जिसका पूरा नाम जोसेफ पी कैनेडी जूनियर था, वो एक मेंबर था बहुत ही फेमस कैनेडी फैमिली का, जो कि अमेरिका की एक पॉलिटिकल फैमिली थी। और उस टाइम पे सारी कैनेडी फैमिली ये बोल रही थी कि जोसेफ ही अगला प्रेसिडेंट बनेगा यूएसए का, और हर बंदा इस चीज पर एग्री था कि हाँ यही बनेगा। और जाहिर है ऑपरेशन आफ्रोडाइटी ये सारा कुछ बदल देता है। जोसेफ तो मर जाता है। तो 1 साल बाद वॉर खत्म हो जाती है। तो जोसेफ का छोटा भाई जॉन एफ कैनेडी, जिसको हीरोइज्म का अवार्ड मिलता है, पर्पल हार्ट मिलता है, वो वॉर हीरो बन जाता है, जिसको देखकर जो ऑपरेशन आफ्रोडाइटी के लिए वॉलंटियर करता है। फिर जॉन अपने इस पॉलिटिकल राइज की तरफ चला जाता है। फिर 1960 में जॉन एफ कैनेडी वो यूएसए का 35th प्रेसिडेंट बन जाता है। हालांकि इसको बनना नहीं था, ये सेकंड चॉइस था, इसकी जगह जो ने बनना था। इसके अलावा एक और इंसिडेंट है, उसने भी हिस्ट्री को बिल्कुल ही चेंज कर देना था अगर वो चीज हो जाती। अब वो क्या थी, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।